अब देखो, तमसा नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है गंगा की। किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। मतलब तमसा जो है कौन से नदी तंत्र का हिस्सा है? गंगा। कौन सा नदी तंत्र? गंगा। तमसा जो है वो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। कौन सा नदी तंत्र? गंगा। ठीक है। तमसा नदी जो है, सुनते जाना, लिखवाऊंगा तो मैं सही। इसका उद्गम जो है ये होता है सतना से। कहां से होता है? सतना से। अच्छा, सतना में चित्रकूट है क्या? है। और मैंने कहा है चित्रकूट जो है वो कितने राज्यों में आता है? 2। कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमें क्या देखने को मिलता है? चित्रकूट। क्लियर है? सतना से निकलती है कौन सी नदी? तमसा नदी। और ये इलाहाबाद के पास में, किसके पास में? इलाहाबाद के पास में ये गंगा नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गंगा में। कौन मिल जाती है? तमसा नदी, है ना। कौन सी नदी? तमसा। इसके अलावा बातें नहीं। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब इसकी जो सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदी? तमसा की। तमसा की जो सहायक नदियां हैं उन पर हमें बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? जलप्रपात। जलप्रपात मतलब वाटरफॉल। जलप्रपात मतलब वाटरफॉल। क्या हमने नर्मदा पर वाटरफॉल देखे हैं क्या? अच्छा, कपिल धारा किस पर देखा है? नर्मदा पर। कपिल धारा किस पर देखा है? नर्मदा पर। कपिल धारा जो है ये हमने किस पे देखा है? नर्मदा पर। अच्छा, दुग्ध धारा? नर्मदा पर। दुग्ध धारा नर्मदा पर, है ना। अच्छा, पांडव जलप्रपात किस पे देखा है? कहां पर है? पन्ना। अच्छा, राणे वाटरफॉल? छतरपुर। चलिए अब देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि हमारा जो सतना डिस्ट्रिक्ट है वो रीवा डिवीजन में आता है। कौन से डिवीजन में? रीवा डिवीजन में। आप देखेंगे रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली रीवा डिवीजन का हिस्सा है। तो सतना से हमारी एक नदी ओरिजिनेट होती है। कहां से होती है? सतना से, है ना। ध्यान देना, सतना से हमारी एक रिवर ओरिजिनेट होती है, सतना। और ये इस प्रकार से बहते हुए मध्य प्रदेश के बाद कहां जा रही है? उत्तर प्रदेश। सीधी सी बात है। आपको पता है यहां तक कौन सा राज्य सीमा बना रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। तो तमसा नदी 2 स्टेट में बहती है, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। और जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के समीप ये गंगा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंगा में। गंगा में कौन मिलती है? तमसा। तमसा कौन मिलती है? तमसा। क्लियर है? तमसा नदी के अन्य नाम देखें तो इसे टोंस और ताउन, टोस और ताउन कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? तमसा। क्लियर? फिर अगर बात करें, इस नदी की टोटल लेंथ 320 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर। और 2 ही राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है। और ये सारे वाटरफॉल जो है हमें रीवा जिले में देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? रीवा। सफेद शेरों की भूमि किसे गाया? रीवा। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कहां पे? रीवा, है ना। सुंदर राजा आम कहां का है? रीवा। पढ़ा है ना। और रीवा से अलग करके 53वां जिला कौन सा बन रहा है? मऊगंज। पढ़ा है। मऊगंज हमारा कौन सा जिला बना है? 53वां। मुख्यमंत्री जी खुद इसकी घोषणा कर चुके हैं। मऊगंज किससे बन रहा है? रीवा से।
क्लियर है सर? वो नागदा बनने वाला था, नहीं बना तो क्या करें, बनेगा जब बात करेंगे। चलिए अब इसको देख लो, छोटा सा इसका डायग्राम है। सतना से इसकी एक सहायक नदी निकलती है। किसकी सहायक नदी? तमसा की, है ना? तमसा की एक सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी का नाम है बीहड़। कौन सी है? बीहड़। बीहड़। और ये आगे जाकर किस में मिल जाती है? तमसा में। कौन सी नदी है? बीहड़। बीहड़ जो है वो सहायक नदी है। बोलो किसकी सहायक नदी है? तमसा की। क्लियर है? और बीहड़ किस में मिल रही है? तमसा में। समझ में आ रही बात? अब इसी बीहड़ नदी पर रीवा में, इसी बीहड़ नदी पर रीवा में चचाई जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? बीहड़। और ये जलप्रपात जो है ये रीवा जिले में है। कौन से जिले में? रीवा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो, चचाई जलप्रपात किस जिले में बनता है? रीवा। कौन सी नदी पर? बीहड़। बीहड़ किसकी ट्रिब्यूटरी है? क्लियर है बात? फिर आगे बढ़ते हैं और फिर इसकी एक और ट्रिब्यूटरी देखते हैं। किसकी एक और ट्रिब्यूटरी? तमसा की। कलर दिखेगा? नहीं दिखेगा, चलो ये दिखेगा। एक और ट्रिब्यूटरी देखते हैं, इसका नाम है महाना। क्या नाम है? महाना। और महाना भी आगे जाकर मिल जाती है किसमें? तमसा में। इस नदी का नाम है महाना। क्या नाम है? महाना। महाना भी किसकी सहायक नदी? तमसा की। और इस महाना नदी पर एक वाटरफॉल बनता है रीवा में, इसको कहते हैं क्योटी। क्या कहते हैं? क्योटी। दिख रहा है क्या? क्योटी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? क्योटी जल। अब ध्यान देना, कहीं आपको देखने को मिलेगा क्योटी और इसी को कहते हैं केवटी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्योटी या केवटी, कंफ्यूज होना है क्या? नहीं होना। क्योटी वाटरफॉल या केवटी वाटरफॉल। अच्छी बात यह है कि ये जलप्रपात भी जिस जिले में बनता है उस जिले का नाम क्या है? रीवा। ये जलप्रपात भी कहां बनता है? रीवा में। ठीक है। फिर एक और नदी देखते हैं जो तमसा नदी का ही तंत्र का ही हिस्सा है। इस नदी की बात करते हैं। अच्छा, कलर ले लिया, चलिए। इस नदी का नाम है चिल्लर नदी। कौन सी नदी? चिल्लर नदी। इस नदी का नाम है चिल्लर नदी। ये नदी इस प्रकार से बहती है और बहते बहते आगे जाके मिल जाती है बीहड़ में। किसमें मिल जाती है? बीहड़ में। है ना, तमसा नदी तंत्र का हिस्सा। अब इस नदी को चिल्लर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिल्लर। इसे ओदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओदा। और इसे ही सेलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलर। तो चिल्लर नदी कह दो, ओदा नदी कह दो, या सेलर नदी कह दो। क्लियर है बात? और इस नदी पर एक वाटरफॉल है, इसका नाम है बहुटी। क्या नाम है? बहुटी। बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? बहुटी। और बहुटी जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी। कहां पर है? रीवा में। बहुटी। और ये आता है रीवा में। कहां आता है? रीवा में। तो बहुटी वाटरफॉल, चचाई वाटरफॉल, क्योटी वाटरफॉल, ये सारे वाटरफॉल कहां बन रहे हैं? रीवा में। बात समझ में आ गई? लिखिएगा।
तमसा नदी को तमसा नदी को तमसा नदी को टोस या ताउन भी कहा जाता है। 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 नंबर 2 लिखना, तमसा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। तमसा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। फिर लिखना, इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। बाई चांस ऐसे लंबाई के क्वेश्चन आते हैं, वरना पिछली बार तो नहीं आए हैं, है ना। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। फिर लिखिएगा, बीहड़ इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, बीहड़ इसकी सहायक नदी है। बीहड़ इसकी सहायक नदी है। बीहड़ इसकी सहायक नदी है। इस नदी पर रीवा पर इस नदी पर रीवा में इस नदी पर रीवा में चचाई जलप्रपात चचाई जलप्रपात देखने को मिलता है। इस नदी पर रीवा में चचाई जलप्रपात देखने को मिलता है। कौन सा जलप्रपात? चचाई जलप्रपात। क्लियर है? फिर लिखिएगा, महाना नदी भी तमसा की सहायक नदी है। महाना नदी भी तमसा की सहायक नदी है। महाना नदी भी तमसा की सहायक नदी है। इस पर रीवा में, ये पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगी तो और अच्छे से देख लीजिएगा डायग्राम। इस पर रीवा में क्योटी या केवटी, इस पर रीवा में क्योटी या केवटी क्योटी या केवटी जलप्रपात देखने को मिलता है। क्योटी या केवटी जलप्रपात देखने को मिलता है। क्योटी या केवटी जलप्रपात देखने को मिलता है। फिर लिखिएगा, चिल्लर, ओदा या सेलर। जब आप नेट पे सर्च करते हो तो इसका एक नाम सेलर मिलता है, तो इसलिए चिल्लर, ओदा या सेलर नदी पर, चिल्लर, ओदा या सेलर नदी पर बहुटी जलप्रपात है। अंडरलाइन कर लेना, नदी पर बहुटी जलप्रपात है। बहुटी जलप्रपात है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का कैसा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा। क्लियर है? ओके। चिल्लर, ओदा या सेलर नदी पे बहुटी जलप्रपात है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कहां पर है? रीवा में। क्लियर है? अब देखो, इसी पर टोस परियोजना है। कौन सी परियोजना? टोस परियोजना। और टोस परियोजना से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कौन सा उत्पादन? विद्युत उत्पादन। क्लियर? और ये भी सतना में है। कहां पर है? सतना। आपसे पूछ ले टोस परियोजना कहां पर है? सतना। बड़े आगे। अच्छा, सतना में एक प्रसिद्ध मंदिर बताओ। मेहर। मेहर में मां शारदा का मंदिर। आला उदल की आराध्य देवी मेहर। कौन सा है? मेहर। बड़े आगे। ये आपकी एक नदी पूरी होगी। कौन सी? तमसा। लास्ट रिवर है। और ये जो रिवर है ये गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है। कौन से नदी तंत्र का? गोदावरी।
गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा। मैंने आपको कहा था मध्य प्रदेश में क्या गंगा नदी तंत्र है? क्या मध्य प्रदेश में गोदावरी नदी तंत्र है? मध्य प्रदेश में महानदी तंत्र है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी तंत्र है? मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी तंत्र है? मध्य प्रदेश में माही नदी तंत्र है? मध्य प्रदेश में गोदावरी नदी तंत्र कैसे? अच्छा बताओ, क्या मध्य प्रदेश में कहीं भी गोदावरी नदी बहती है? नहीं। लेकिन गोदावरी की सहायक नदियां कहां से जाती है? मध्य प्रदेश से। तो भले ही वो नदी नहीं बहती हो, लेकिन हम वाटर तो दे रहे हैं उसको, तो इसलिए कहते हैं कि गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है। क्लियर? और इस नदी तंत्र में हम देखते हैं वेनगंगा, पेंच और वर्धा। वेनगंगा, पेंच और वर्धा, ये तीनों कौन से नदी तंत्र का हिस्सा है? गोदावरी। अच्छा बताओ, शिप्रा कौन से नदी तंत्र का हिस्सा है? गंगा। क्योंकि शिप्रा मिलती है चंबल में, चंबल मिलती है यमुना में, और यमुना मिलती है गंगा में। क्लियर? अब हमें मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा देखना है। कैसा हिस्सा देखना है? दक्षिणी हिस्सा। तो पूरा मानचित्र बनाने की जरूरत नहीं है। हम मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा अगर देखें, कैसा हिस्सा? दक्षिणी हिस्सा। तो हम देखते हैं, क्योंकि हमें सिवनी चाहिए। क्या चाहिए हमें? सिवनी। अब देखो, सिवनी के पूर्व में बालाघाट है क्या? बोलो। सिवनी के पूर्व में क्या है? बालाघाट। अच्छा, सिवनी के पश्चिम में देखो छिंदवाड़ा है क्या? बोलो यार, है ना? अब इसको ध्यान से देखना। ये तो हो गया आपका बालाघाट। ये क्या हो गया आपका? बालाघाट। ये बालाघाट। ठीक, बालाघाट के पास आ रहा है क्या? बोलो सिवनी। ये हमारा सिवनी। क्या है? सिवनी। सिवनी। ठीक है। ये छिंदवाड़ा। ये क्या है? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। और इसके पश्चिम में देखो बैतूल आएगा। दिख रहा है क्या? बैतूल। ये बैतूल। याद रहेगा ये क्रम? हटा दूं? ध्यान रखना, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। क्लियर? अब इसको हटा देता हूं, वरना डायग्राम में फिर दिक्कत आएगी, नजर नहीं आएगा। चलिए, अब देखो, सिवनी से वेनगंगा नदी का उद्गम होता है। सिवनी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? वेनगंगा। हमने कहा कि सिवनी से वेनगंगा नदी का उद्गम हुआ। ध्यान देना, सिवनी नदी से वेनगंगा नदी का उद्गम हुआ। ये सिवनी, यहां से निकली कौन सी नदी? वेनगंगा। अब ये सिवनी, सिवनी के बाद कहां गई? बालाघाट। और बालाघाट के बाद ये कहां चली गई? महाराष्ट्र। अरे भाई साहब, ये देखो, ये छत्तीसगढ़ और नीचे क्या है? महाराष्ट्र। क्लियर है? तो ये हमारी नदी है कौन सी? वेनगंगा। ये हमारी नदी है वेनगंगा। कौन सी नदी? वेनगंगा। कहां से निकली? सिवनी से। फिर देखना, हमारी एक और नदी है पेंच। कौन सी नदी? पेंच। ये तो सिवनी से निकली। पेंच निकली कहां से? छिंदवाड़ा से। और छिंदवाड़ा में बहते हुए कहां आ गई? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन सी नदी में मिल गई? वेनगंगा। तो ये हमारी कौन सी नदी? पेंच। कहां से निकलती है? छिंदवाड़ा। अरे क्लियर है बात? फिर हम देखते हैं वर्धा से, बैतूल से। बैतूल से एक नदी निकलती है, वर्धा। तो बैतूल से हमारी एक नदी निकली जिसका नाम है वर्धा। कौन सी नदी? वर्धा। और ये वर्धा नदी महाराष्ट्र में जाके किस में मिल गई? वेनगंगा। वेनगंगा। अब वर्धा और वेनगंगा का संगम हुआ। किसका संगम हुआ? तो हमने कहा
वर्धा और वेनगंगा संगम, वर्धा और वेनगंगा संगम कहां पे होता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और फिर इसका नाम हो जाता है प्राणहिता। क्या हो जाता है? प्राणहिता। आपसे कहा जाए प्राणहिता में कौन सी दो नदियां शामिल है? वर्धा और वेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। बेटा पढ़ो भी से, लिपसिंग मत करो, है ना। वर्धा और वेनगंगा, ठीक है। अब ये हो गया प्राणहिता। अब ये नदी प्राणहिता के नाम से आगे बढ़ती है। किसके नाम से? प्राणहिता। ये नदी आगे बढ़ती है प्राणहिता के नाम से। किसके नाम से? प्राणहिता। अब नासिक, नासिक से एक नदी ओरिजिनेट होती है, इसका नाम है गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। नासिक से निकलती है। नासिक कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी। और महाराष्ट्र में ही ये प्राणहिता नदी किसमें मिल जाती है? गोदावरी। क्लियर है। और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाती है। किसकी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी। और आपने पढ़ा होगा गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसकी गंगा? दक्षिण की। दक्षिण की गंगा कौन है? गोदावरी। इसे ही वृद्ध गंगा कहा जाता है। कैसी गंगा? वृद्ध गंगा। दक्षिण की गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी। इसे ही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। देखो एक बात सुनो, दक्षिण भारत में 3 नदियां हैं। ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन प्रमुख प्रमुख अगर मैं बात करूं तो दक्षिण भारत में 3 नदियां हैं। कितनी नदियां? 3। ये भारत का प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा देख लो। ये नासिक से निकली कौन सी? गोदावरी। और ये गोदावरी इस तरह बहते हुए कौन सी खाड़ी में जा रही है? बंगाल की। और ध्यान देना गोदावरी जो है इसकी लंबाई बोलो 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर किसकी लेंथ है? गोदावरी। फिर इसके नीचे जो है वो आती है कृष्णा। कौन सी नदी? कृष्णा। ये भी बहते हुए कौन सी खाड़ी में जाती है? बंगाल। कृष्णा। और कृष्णा की टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1400। फिर हम देखें एक और रिवर ले लें, कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी। और ये भी कौन सी खाड़ी में? बंगाल। और कावेरी की टोटल लेंथ है 800 किलोमीटर। तो बताओ दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। तो इसीलिए मैंने कहा दक्षिण की गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और गोदावरी में कौन मिलती है? प्राणहिता। प्राणहिता किसका संगम है? वेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। आपका भंडारे में स्वागत है। भंडारा एक ऐसी चीज है जो कभी भी खाया जा सकता है, कोई टाइमिंग नहीं होता। ठीक है, गुड। चलिए अगली बार टाइम पे हमें सोरी का क्या करे, सोरी का अचार भी नहीं डलता। चलिए तो ये हमारी कौन सा नदी तंत्र का हिस्सा? ये तीनों नदी वेनगंगा। अब देखो ये पेंच नदी जो है ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान से? पेंच नदी जो है ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान से? पेंच। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों में पड़ता है, सिवनी छिंदवाड़ा। सिवनी छिंदवाड़ा। इसे प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? प्रियदर्शनी। इसमें भी टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? टाइगर प्रोजेक्ट। आपसे पूछे कि प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? पेंच। कौन सी नदी बहती है? पेंच। क्लियर बात है। एक और महत्वपूर्ण चीज, यहीं पर काला पहाड़ है।
कौन सा पहाड़? काला पहाड़। ये आबकारी में पूछा था, काला पहाड़ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो काला पहाड़ जो है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? पेंच। क्लियर है? चलिए लिखिएगा। नहीं नहीं बेटा, 65 ही लिखवाई मैं तो। आपने 5 आगे पीछे कर दिया हो तो मैं नहीं कह सकता। ठीक है, 1465। अनादिकाल से जब से कंपटीशन में पढ़ाया जा रहा है सब 1465 ही लिखवा। अब आप ऐसा, कोई ऐसा भी कर सकता है, हम तो ये लिखवाते हैं। अब कोई किसी धुन में होता है तो ऐसा लिख लेता है, क्या है उसमें? ठीक, हम तो यही लिखवाते हैं। ठीक, ठीक है बेटा। और उस दिन वाले जो है उनसे चेक करना, 1465 ही है। ठीक है, तो लिखिएगा 65 ही है ना। मैंने कहा वो सब ध्यान वाली चीजें हैं, दे हो जाए कभी कभी, हम रहते हैं किसी और घर का कुछ। 65 देखो, ये समस्या कई बार आती है, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में एक एक की कॉपी तो चेक नहीं हो सकती। व्यवस्थित लिखें। कैसा लिखे? व्यवस्थित। चलिए लिखिए, देखिए आपके साथ वाले ही कह रहे हैं, प्रूव हो गया। चलिए लिखिए, ऊपर हेड डालिएगा वेनगंगा नदी और लिखिएगा यह नदी गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है। यह नदी गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है। यह नदी, ओहो, यह नदी गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है। कौन से नदी तंत्र का? गोदावरी। आगे लिखना, यह नदी मध्य प्रदेश, यह नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, यह नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहते हुए, यह नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहते हुए गोदावरी नदी में, गोदावरी नदी में मिल जाती है। गोदावरी नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गोदावरी। फिर लिखना वेन गंगा नदी का उद्गम, वेन गंगा नदी का उद्गम सिवनी के, वेन गंगा नदी का उद्गम सिवनी के परसवाड़ा पठार, सिवनी के परसवाड़ा पठार से होता है। सिवनी के परसवाड़ा पठार से होता है। सिवनी के परसवाड़ा पठार से होता है। सिवनी के कौन से पठार से होता है? परसवाड़ा। फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सिवनी बालाघाट में बहते हुए, सिवनी बालाघाट में बहते हुए, सिवनी बालाघाट में बहते हुए वेनगंगा नदी महाराष्ट्र निकल जाती है। वेनगंगा नदी महाराष्ट्र निकल जाती है। कहां निकल जाती है? महाराष्ट्र। आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, पेंच वेनगंगा की सहायक नदी है। पेंच वेनगंगा की सहायक नदी है। पेंच वेनगंगा की सहायक नदी है। यह छिंदवाड़ा से निकलती है। यह छिंदवाड़ा से निकलती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में हमें यह नदी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में हमें यह नदी देखने को मिलती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में हमें यह नदी देखने को मिलती है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। इसी में लिखना, ब्रैकेट में लिख लो प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें क्या चल रहा है? टाइगर प्रोजेक्ट।
है ना। और आप सबको पता है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ, कब शुरू हुआ? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट सन बताओ भैया कब शुरू हुआ? 1973। कब शुरू हुआ? 1970। अगर कहा जाए भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ? जिम कॉर्बेट। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट। अच्छा बताओ, जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? रामगंगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? रामगंगा। और ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? उत्तराखंड। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट से भी इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट हुआ और जिम कॉर्बेट से क्या हो गया? रामगंगा। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। और ये ऐसे भी पहला है कि इसमें सबसे पहले हमने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? टाइगर प्रोजेक्ट। और कभी आपसे मध्य प्रदेश का पूछ ले कि मध्य प्रदेश में पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहां आया, तो मध्य प्रदेश में पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहां आया? कान्हा किसली। कहां पे आया? कान्हा किसली। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? कान्हा किसली। देखो, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, मध्य प्रदेश का कान्हा किसली। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट आया? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली, नया नाम रामगंगा। अच्छा, इसका नाम रामगंगा क्यों है? क्योंकि इसमें रामगंगा नदी बहती है। कौन सी नदी? रामगंगा। और रामगंगा नदी पहली ट्रिब्यूटरी है गंगा की। गंगा में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? रामगंगा। और देखो, पेंच बहती है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पेंच। चलिए आगे लिखिए, क्या लिखा आपने? बहती है। फिर लिखिए वर्धा, सॉरी पेंच महाराष्ट्र में, पेंच महाराष्ट्र में वेनगंगा में मिल जाती है। पेंच महाराष्ट्र में गंगा में मिल जाती है। सॉरी, पेंच महाराष्ट्र में वेनगंगा में मिल जाती है। अच्छा, आपको पता है नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला भारत में कितनी जगह? 4, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल आ जाते हैं जिन्हें 99% लोग क्या करते हैं? सही करते हैं। चलिए, तो नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा है? गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। चलिए आगे लिखिएगा, वर्धा नदी भी वेनगंगा की सहायक नदी है। वर्धा नदी भी वेनगंगा की सहायक नदी है। वर्धा नदी भी वेनगंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा की। यह नदी बैतूल से निकलती है। यह नदी बैतूल से निकलती है। बैतूल में एक शिखर है, वर्धन शिखर, वहां से निकलती है वर्धा। यह नदी बैतूल से निकलती है तथा महाराष्ट्र में वेनगंगा में मिल जाती है। तथा महाराष्ट्र में वेनगंगा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? वेनगंगा। वेनगंगा में मिल जाती है। इनके संगम को प्राणहिता कहा जाता है। इनके संगम को प्राणहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणहिता। चलिए क्लियर। कल इस नदी पे कुछ परियोजना बता के और कुछ जलप्रपात बता के इस नदी को क्या कर देंगे? समाप्त। और इस प्रकार मध्य प्रदेश की नदियां हमारी क्या हो जाएगी? समाप्त। क्लियर है? चलिए घटना चक्र वाला पॉइंट देख लेते हैं। एक बार मैंने फिक्की पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था, और मैंने बताया था फिक्की के अध्यक्ष बताओ? सुब्रकांत पांडा। घटना, सुब्रकांत पांडा किसके अध्यक्ष है? फिक्की के। अब सुनना, फिक्की
फिक्की को कहते हैं भारतीय वाणिज्य, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। हिंदी में ये किसका नाम है? फिक्की का। किसका नाम है? फिक्की का। फिक्की को हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, है ना। अब देखो, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई? 1927। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार भी पुलिस में पूछे, ऐसे क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा। अब किसकी प्रेरणा से हुई? तो इसकी प्रेरणा दी थी महात्मा गांधी ने। किसकी प्रेरणा से? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की प्रेरणा से किसकी स्थापना हुई? भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। अब इसके संस्थापक में दो लोगों का नाम आता है। एक है घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, और दूसरा है पुरुषोत्तम ठक्कर। क्या नाम है? पुरुषोत्तम ठक्कर। ये दो संस्थापक हैं। किसके संस्थापक है? फिक्की के। और फिक्की की करणी बता चुका हूं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? सुब्रकांत पांडा। अध्यक्ष है सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा कौन है? सुब्रकांत पांडा, है ना। और अभी थोड़े दिन पहले इसके महासचिव नियुक्त हुए। कौन नियुक्त हुए? महासचिव। किसके महासचिव? फिक्की के। और फिक्की के महासचिव बने शैलेश पाठक। कौन बने? शैलेश पाठक जो है वो फिक्की के क्या बने? महासचिव। किसके महासचिव? फिक्की के। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। करंट अफेयर की इसीलिए मैंने बोला अलग कॉपी बनाना। करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ो, खुद तैयार करो, उसका कॉपी होना जरूरी है, वरना एक बार पढ़ने से याद रहता है क्या? नहीं रहेगा। तो बेटा मैंने तो कॉपी इसलिए तो अलग करवाई थी आपको, कर मैं लिखवा दूं। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, फिक्की का हिंदी नाम क्या है? भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ। फिर स्थापना का पॉइंट डाल लो, प्रेरणा, फिर संस्थापक, है ना। ऐसा लिख लो बेटा। लिखवाऊं? लिख लो। हाँ वो करना है अपने क्वेश्चन, मैं लाया हूं बहुत सारे, इसके बाद देख लेते। हो गया? पीडीएफ में आ जाएगा, अरे दिक्कत मत लो, पीडीएफ में आ जाएगा, दिक्कत मत लो। इसके बाद एक और चीज लिख लेना, नेपाल के राष्ट्रपति क्या नाम है? नेपाल के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? वो प्रधानमंत्री भैया। अरे वो प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति पूछ रहा हूं। रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल। ये श्रीलंका के क्या है? सॉरी, नेपाल के क्या है? ये राष्ट्रपति। लिख लेना, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। ठीक है। या मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूं पीडीएफ, और उसके बाद जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने कहा था। बातें नहीं, देखो आ गई ग्रुप में भैया, जल्दी से जल्दी ग्रुप में जुड़े। अगर छूट भी जाता है, किसी दिन नहीं भी आ पाते, तो पीडीएफ आपको ग्रुप में से मिल ही रही है। बढ़े आगे, चलिए।
अब वो मैंने कहा था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना। चलिए, चलिए हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। और संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? प्रस्तावना में। चलिए फिर हम देखते हैं भारतीय संविधान में किस प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया है? लोकतंत्रात्मक, संसदात्मक, अध्याशात्मक, संसदात्मक प्रणाली है या नहीं है? हमारे यहाँ है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। चलिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकारों की प्राप्ति किससे हो रही है? संविधान से। किससे हो रही है? संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार किसने दिए है? संविधान। चलो बताओ सबसे आसान। 1950 जनगण मन को कब? 1950। तारीख बताओ। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 जनगण मन वगैरह क्या किया गया? अपनाया गया। चलो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का। किसका प्रतीक है? न्याय का। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए? 14 और 6। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बने थे और 6 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। 1953 भारत में सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 2014। और कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। कौन बना? तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग होके बना है? आंध्र प्रदेश से। चौदह से 18 कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। 14 से लेके 18 विधि के समक्ष समानता पढ़ा था। लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध 15, लोक नियोजन में समानता 17, अस्पृश्यता का अंत 17, उपाधियों का अंत 18। प्रथम संशोधन 1951 और प्रथम संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? नवी अनुसूची को जोड़ा गया। नवी अनुसूची को जोड़ा गया। अच्छा बताओ, ये संशोधन किसने किया था? संसद ने? नहीं, अंतरिम संसद। किसने किया था? अंतरिम संसद। और बताओ अंतरिम संसद किसे कहा गया है? अंतरिम संसद कहा गया है संविधान सभा। किसे कहा गया? संविधान सभा। जब तक संसद का गठन नहीं हुआ
संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में क्या किया, काम किया? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। 42वां मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जुड़े? 42। और मैंने कहा था पूरा 42वां संशोधन कौन सी समिति? स्वर्णसिंह समिति, स्वर्णसिंह समिति। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़े। 42वां संशोधन कब हुआ? 1976। किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42। और 42वें संशोधन का प्रभाव कितने आर्टिकल पे पड़ा था? 52। पढ़ाया है मैंने। 36 किसके द्वारा? 36। बहुत आसान। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कौन सा संशोधन? 71वां। क्लियर? और 71वें संशोधन के बाद भाषाएं कितनी हो गई? 18। और वर्तमान में कितनी है? 22। चलो, राज्य वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला पढ़ो। यह एक अनौपचारिक संस्था है, गलत। बी वाला, यह एक संवैधानिक संस्था है। हाँ, किस संस्था है? संवैधानिक। क्या संविधान में उल्लेख है? उल्लेख है। किसका? राज्य वित्त आयोग। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष और न्यूनतम 6 माह, और फिर कितने बढ़ाया जा सकता है? 6 माह। लेकिन राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष? 3 वर्ष। किसी राज्य में, ध्यान से पढ़ना, राज्य में 356, अरे भैया 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 352 राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन 356। 356 मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन। और 360 में बता दो वित्तीय आपातकाल। 360 में वित्तीय आपातकाल। अच्छा बता दो, भारत में आज तक कौन सा आपातकाल नहीं लगा? वित्तीय आपातकाल। भारत में आज तक कौन सा आपातकाल नहीं लगा? वित्तीय आपातकाल। क्लियर? बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे कल। ये वाली पीडीएफ में भी आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूं, इसको देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन करवाए जाए पुलिस के लिए सारे उपयोगी है, पढ़ डालिए कम समय में। अगर जितना ऑथेंटिक मटेरियल आपको मिल रहा है उसको पूरा कर लीजिए। क्लियर? एक एक क्वेश्चन देख लीजिए। पुरानी पीडीएफ आ गई ना?